हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वेज़ोडाइलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेज़ोडाइलेटर्स का मतलब क्या होता है? वेज़ो मीन्स ब्लड वेसल्स, डाइलेटर मीन्स उनकी डायलेशन, ठीक है, मतलब उनको खोलना। अब जो भी ड्रग्स हम कोई ऐसे ड्रग्स जिनके कारण क्या हो, ब्लड वेसल का डायलेशन हो, ब्लड वेसल रिलैक्स करती हो, जिसके कारण उनका ल्यूमन जो अगर कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, अगर वो डायलेट कर जाएगी तो क्या होगा, उसका जो ल्यूमेन है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो है वो ईज़िली हो पाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो ब्लड सप्लाई है वो भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए कम मेहनत लगेगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हम वेज़ोडाइलेटर्स में 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो आर्टरीज़ को डायलेट करे, आर्टरी डायलेटर्स, देन वेनस डायलेटर्स एंड देन कंबाइंड डायलेटर्स, जिसमें हमारे पास एट्रियल और वेनस डायलेटर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब आर्टरी डायलेटर्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मिनॉक्सिडिल डाइज़ॉक्साइड, हाइड्रोलिसिन और निकोरेंडिल, ठीक है, और डायहाइड्रोपाइरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिनोल्डोपाम, ठीक है। तो हम इसमें आर्टरी डायलेटर्स में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या करेंगे, आर्टरी का डायलेशन करवाएंगे। देन वेनो डायलेटर्स में हम बेसिकली नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम नाइट्रेट्स में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ेंगे, आइसोसोर्बाइड नाइट्राइट पढ़ेंगे, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्राइट पढ़ेंगे, ठीक है। देन हम फिर क्या करेंगे, कंबाइंड डायलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टरीज और वेन्स दोनों को क्या करवाते हैं, डायलेशन करवाते हैं। उसमें हमारे पास क्या आएंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आएंगे, ठीक है। अब अब हम देखते हैं अब जैसे जो आर्टरी डायलेटर्स हैं, ठीक है, अम, उससे उससे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टरी डायलेटर्स का काम क्या होता है, ठीक है। तो जो आर्टरी डायलेटर्स हैं वो क्या करते हैं, आर्टरी डायलेटर्स क्या करते हैं, लेटर्स क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं। अब पोटेशियम चैनल अगर ओपन होगा, उससे क्या होगा, जो पोटेशियम है सेल के अंदर वो क्या करने लग जाएगा, उसका इफ्लक्स होने लग जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, उनका अगर पोटेशियम इफ्लक्स होने लगा तो जो सेल है वो क्या हो जाएंगे, हाइपरपोलराइज्ड हो जाएंगे, है ना। जिसके कारण क्या होगा कि जो वोल्टेज के जो कैल्शियम चैनल है वो क्लोज ही रह जाएंगे, ठीक है। अब वो क्लोज रहेंगे तो जो मसल है, स्मूथ मसल है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होने के कारण जो स्मूथ मसल्स है वो किस में चली जाएंगी, रिलैक्सेशन में चली जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, जो जो आर्टरीज हैं उनका क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आर्टरी डायलेटर्स हम पढ़ने से पहले उनका एक निमोनिक याद कर लेते हैं, जिसमें हम करेंगे, माई डियर हैप्पी नट्स, ठीक है। हम ये निमोनिक याद कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा, मिनॉक्सिडिल मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड, हाइड्रोलिसिन, निकोरेंडिल, ओके। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, आर्टरी आर्टरी डायलेटर्स। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वेन डायलेटर्स के बारे में। जो वेन डायलेटर्स होते हैं उसमें हमारे पास, मैंने आपको बताया क्या है, नाइट्राइट्स हैं। अब जो नाइट्रेट्स हैं, अब जो ये नाइट्रेट्स हैं इसमें हमने पढ़ा नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्राइट, है ना। तो जो ये हमारे पास थे, देखो, डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, ये सब क्या आते हैं, वेन डायलेटर्स में आते हैं। ये सिर्फ वेन्स को डायलेट करेंगे। अब ये क्या करेंगे, देखो, जो ये सब नाइट्रेट्स हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बड़ी सिंपल वे में समझाती हूँ। देखो, एक हमारे पास है नाइट्रेट्स जो किस में आ गए, वेन डायलेटर्स में आ गए, ठीक है। दूसरे हमारे पास क्या है, कंबाइंड डायलेटर्स, जो आर्टरीज और वेन्स दोनों को ही डायलेट करेंगे। इसमें हमारे पास क्या आएगी, नाइट्रोक्लोराइड आ गए, है ना। अब ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों एनओ को रिलीज करते हैं, ठीक है। एनओ मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेंगे, ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड को ही रिलीज करेंगे। बट दोनों में फ़र्क क्या है, जो वेन डायलेटर्स हैं, ठीक है, इनमें जो नाइट्रेट्स हैं इनको एनओ रिलीज करने के लिए एक एंजाइम की हेल्प चाहिए, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है। लेकिन ये जो नाइट्रोक्लोराइड है इनको एनओ रिलीज करने के लिए किसी भी एंजाइम की जो है
ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो ये डायरेक्टली कोई भी एंजाइम जो है वो मतलब इनको कोई एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके कारण ये डायरेक्टली NO को रिलीज़ कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, जो मैड एंजाइम है, अगर इसकी हेल्प से NO रिलीज़ हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा कि जो ये नाइट्रेट्स हैं हमारे पास, ठीक है? अगर हम इनको कंटिन्यूअसली देते रहेंगे, तो इन जो ये मैड एंजाइम है, इनका क्या होगा, डाउन रेगुलेशन हो जाएगा, ठीक है? तो क्या होगा कि ये काम करना बंद कर देंगे अगर हम इसको कंटिन्यूअसली देंगे। इसलिए जब भी हम नाइट्रेट्स देते हैं, तो हम एक गैप मेंटेन करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो मैंने आपको बता दिया नाइट्रेट्स के बारे में। इनको NO रिलीज़ करने के लिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज साइटों, जिसको ALDH2 भी बोलते हैं, ठीक है? और ये एंजाइम जो होता है, ये सिर्फ वेन्स में ज़्यादा एक्टिव होता है, या हम बोल सकते हैं हम वेन्स में ज़्यादा पाया जाता है, वेनस स्मूथ मसल्स में ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण ये नाइट्रेट्स जो होते हैं वो प्रीडोमिनेटली वेन्स को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। और जो साइड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, जिसमें हमने बोला कि कंबाइंड डायलेटर्स है, वेन्स और आर्टरी दोनों को डायलेट करता है। ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को डायरेक्टली जो है रिलीज़ कर देता है किसी भी एंजाइम के हेल्प के बगैर, ठीक है? जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों को आर्टरीज़ और वेन्स को क्या करेगा, दोनों का प्रेशर कम करेगा, तो ये रैपिड रिडक्शन करता है ब्लड प्रेशर में, ठीक है? उनका डायलेशन करेगा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड करता कैसे डायलेशन? बेसिकली होता क्या है, जो नाइट्रेट है या नाइट्रोप्रोसाइड्स हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो हमने उन्होंने रिलीज़ किया, उससे क्या होता है, जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये गुआनिलीन साइक्लेज एक एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है? ये क्या करता है, ये फर्दर CGMP जो है उसको उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अब जो CGMP है, जैसे ये इंक्रीज़ हुआ, ये क्या करेगा, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज़ को एक्टिव करेगा और मायोसिन लाइट चेन काइनेज को इनहिबिशन करेगा। देखो, जैसे ही मायोसिन के साथ फॉस्फेट अटैच होता है, तो जो मायोसिन है वो क्या करेगा, एक्टिन के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। लेकिन अगर फॉस्फेट हम हटा दें, तो जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो फॉस्फेटेज़ क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है मायोसिन से, तो वो एक्टिव हो गया। इसका मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। दूसरा इसमें काइनेज, काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट लगाता है, उसको इसने इनहिबिट कर दिया। अब फॉस्फेट अगर नहीं लगा होगा, तो वो एक्टिन के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा मायोसिन का। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक्टिवेट, फॉस्फेटेज को एक्टिवेट किया। अब क्या होगा कि एक्टिन मायोसिन की इंटरेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह उनमें क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। अगर वेस्कुलर स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगे, तो हमारी जो वेन्स हैं वो क्या करेंगी, वेज़ो डायलेशन करेंगी, ठीक है? अब हम देखते हैं वेज़ो डायलेशन जो है, इसका मतलब वेज़ो डायलेशन से या वेज़ो डायलेटर्स से हम क्या मतलब इनकी क्या हेल्प हो सकती है हमारे क्लिनिकली। तो देखो, इसमें सिस्टमिक ब्लड प्रेशर को कम करेगी डायलेट करके, राइट? अच्छा, ये कार्डिक प्रीलोड को कम करेगी, और कार्डिक अपलोड को भी क्या करेगी, कम करेगी, ओके? अगर रिड्यूस करेगी क्या, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो ईज़िली जो है ब्लड पास कर पाएगा डायलेशन के कारण, ठीक है? ईज़िली फ्लो कर पाएगा। अब हार्ट को इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि ये टिश्यू परफ्यूजन को भी क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी, क्योंकि ब्लड डायलेशन की वजह से ज़्यादा ब्लड जो है वो टिश्यू के पास पहुँचेगा, ठीक है? तो ये सब इसके क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स हैं। अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है? अब वेज़ोडाइलेशन का सबसे, अगर हम कॉमन इफ़ेक्ट देखें, तो हेडेक हो सकती है ना? अगर सेरेब्रल आर्टरीज़ की क्या हो जाए, डायलेशन हो जाए, वेन्स और आर्टरीज़ की डायलेशन हो जाए, तो हमें हेडेक हो सकती है, फ्लशिंग हो सकती है, डिज़ीनेस हो सकती है, हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकती है, क्योंकि वेज़ोडाइलेशन के कारण बीपी कम हो जाता है ना? जिसके कारण क्या होगा, हाइपोटेंशन हो सकती है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है। अगर एकदम से सडन वेज़ोडाइलेशन होती है, तो हमारे ब्रेन के पास कुछ भी ब्लड नहीं पहुँचेगा, जिसके कारण जो ब्रेन है वो सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज करेगा, और हमें रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है। ये पेरिफेरल एडीमा भी होता है। पेरिफेरल एडीमा इसलिए क्योंकि देखो, जो हमारा आफ्टर है वो क्या होगा, बढ़ गया, ठीक है? आफ्टर बढ़ने के कारण, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स में ज़्यादा ब्लड आ गया, जिसके कारण क्या होगा, डायलेशन के कारण जो वो ब्लड है वो लीक करने लग जाता है, ठीक है? ब्लड से, ब्लड वेसल से, जिसके कारण हमें एडीमा दिखता है। अब ये जो है मतलब वेज़ोडाइलेशन से बीपी कम होगा, तो डायरेक्टली जो है ब्रेन, जो उसने सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाया, उससे ये रेनिन का रिलीज़ करवाएगा, तो रास सिस्टम भी एक्टिवेट हो सकता है। तो ये सब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वेज़ोडाइलेटर्स के। अब हम वेज़ोडाइलेटर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरी
डायलेटर्स के बारे में, ठीक है। आरजी डायलेटर्स में मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम मिनॉक्सिडिल पढ़ेंगे। मिनॉक्सिडिल, अब देखो मिनॉक्सिडिल का क्या होता है। मिनॉक्सिडिल एक प्रो ड्रग है, मतलब इसको पहले हमारी बॉडी में जाके एक्टिवेट होना पड़ता है। अब ये एक्टिवेट किस में होता है, मिनॉक्सिडिल सल्फेट में, सर ठीक है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। प्रो ड्रग, ये मिनॉक्सिडिल खुद एक प्रो ड्रग है, और इस मिनॉक्सिडिल जो सल्फेट है ये इसकी क्या है, ये एक्टिव फॉर्म है। अब हमारे पास क्या है, दूसरा जो मिनॉक्सिडिल है ये क्या करवाता है, ये हेयर ग्रोथ भी करवाता है। तो देखो जो हमारे मेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एलोपेसिया हो जाता है ना। तो हम हेयर ग्रो, उनमें एलोपेसिया के कारण क्या होता है, एलोपेसिया होता क्यों, क्योंकि वहाँ उनका जो टेस्टोस्टेरॉन है वो किस में चेंज हो जाता है, डीएचटी में, विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम जिसका नाम क्या होता है, पाइल अल्फा रिडक्टेज, है ना। तो अगर हमें उनमें हेयर ग्रोथ चाहिए तो हम मिनॉक्सिडिल के साथ क्या कर सकते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स दे देंगे, ठीक है। तो जो एलोपेशिया वो कंट्रोल हो जाएगा। तो हेयर ग्रोथ के लिए अगर हम टॉपिकल उनको क्रीम दें, ठीक है, हेयर पे लगाने के लिए, तो वहाँ पे हेयर ग्रोथ हो सकती है। अब हम यही सेम चीज़, इनका यही एक साइड इफेक्ट भी है ये, क्योंकि हम फीमेल्स में नहीं देंगे, क्योंकि फीमेल्स में ये फेशियल हेयर ग्रोथ भी करवा देगा। तो यंग फीमेल्स में हम इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। दूसरी बात, ठीक है, तो ये मिनॉक्सिडिल के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड किसके बारे में, डाइजोक्साइड के बारे में, ठीक है। जो डाइजोक्साइड है ये भी क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं, सेम लाइक मिनॉक्सिडिल, ठीक है। इनके जो फीचर्स हैं वो क्या है, ये क्या करते हैं कि जो ये पोटेशियम चैनल्स हैं, ठीक है, अगर ये बीटा सेल पे, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज पे क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो क्या होगा वहाँ पे, जो इंसुलिन है, मतलब पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए कहाँ पे, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में, उसकी वजह से जो इंसुलिन का रिलीज अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर इंसुलिन का रिलीज कम हुआ, इसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। बट ये कंडीशन हाइपरग्लाइसीमिया के कारण क्या होगा, हम इसको डायबिटीज़ में, इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, हम इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस में कभी नहीं देंगे, है ना। लेकिन इंसुलिन कम हो रहा है तो हम इनको किस में दे सकते हैं, इसकी इंडिकेशन क्या है, हम किस में दे सकते हैं इसको, हम इनको इंसुलिन नोमा में दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन इंसुलिन होता है, ठीक है। तो हम इसको इंसुलिनोमा में दे सकते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास है हाइड्रोलाजीन। जो हाइड्रोलाजीन है इसकी एक बात आपको याद रखनी है, मैंने आपको पढ़ाया था पहले एक बार शिप ड्रग्स के बारे में, आपने पढ़ा भी होगा कि शिप ड्रग्स जो होते हैं, है ना, इसमें ये इनकी जो मेटाबॉलाइजेशन है वो किससे होती है, इनकी जो मेटाबॉलाइजेशन है वो एसिटाइलेशन से होती है, ठीक है, रिलेशन से होती है। अब जिन भी ड्रग्स की मेटाबॉलाइजेशन एसिटाइलेशन से होती है, ये क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं ड्रग इंड्यूस एसएलई, राइट। तो ड्रग इंड्यूस एसएलई से क्या होता है कि ये ड्रग इंड्यूस एसएलई करवाएंगे, ये इनका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। अब हाइड्रोलाइजिन की और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कि पोटेशियम चैनल ओपनर्स तो हैं ही हैं, क्योंकि ये आर्टरी डायलेटर्स हैं। दूसरा ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, और साथ में ये हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड की भी क्या करते हैं, डोनर है, लाइक सेम लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। तो इसलिए इसको हम किस में देते हैं, हम इसको हाइपरटेंशन और हार्ट में भी देते हैं, हार्ट फेलियर में, क्योंकि इनका कार्डियोप्रोटेक्टिव एक्शन है। हम एक पढ़ेंगे निकोरेंडिल, एंड निकोरेंडिल जो होता है ना वो भी क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर है, सेम लाइक जो हमने ऊपर पढ़े आर्टरी डायलेटर्स, ठीक है, ओपनर। पर ये क्या करता है, ये कोरोनरी आर्टरी जो है उसको डायलेट करेगा। अब मुझे बताओ, जैसे हमने वेसोस्पेस्टिक एंजाइना पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसका क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है ना। तो हम निकोरेंडिल को यहाँ पे दे सकते हैं एंजाइना में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी की डायलेशन करवाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, आर्टरी डायलेटर्स। अब हम जो वेनो डायलेटर्स है उनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। वेनो डायलेटर्स में हमने नाइट्रेट्स पढ़े, और नाइट्रेट्स में मैंने बताया कि वो क्या होते हैं, वो एंजाइम डिपेंडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। एंजाइम कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जो क्या करता है, जो कहाँ पे होता है बेसिकली, वो जो वेनस स्मूथ मसल्स हैं उनके पास होता है, ठीक है।
तो अब मेरी बात सुनो, वहाँ पे वो क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर क्या करता है, गुआनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करके सीजीएमपी का लेवल बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एक्टिवेट हो जाएगा और डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन की इंट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमारे पास क्या होगा कि जिसके कारण जो है वो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स है उनकी रिलैक्सेशन होगी और हमारे पास वेजो डायलेशन होगी, वो भी वेन्स की। सेम नाइट्रोप्रोसाइड का भी यही एक्शन है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो डायरेक्ट एनो डोनर है, वहाँ पे किसी भी एंजाइम की हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि जो हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं इनमें टॉलरेंस आ जाती है, ठीक है, टॉलरेंस आ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को जो है जब भी हम देते हैं इनको, तो हम ये ज़रूर चेक करते हैं कि हम इनको कंटिन्यूअसली नहीं दें, एक टाइम गैप के अकॉर्डिंग दें, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब एंड में मैं इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ आपको नाइट्रेट के बारे में। अब हम करेंगे वीनो, ठीक है, डायलेटर्स, ठीक है, डायलेटर्स, ठीक है, जिसमें हम क्या, इसमें मैंने आपको नाइट्रेट्स बताया था, है ना। अब देखो नाइट्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये एनओ को रिलीज इंक्रीज करते हैं, जिसमें सीजीएमपी इंक्रीज हुआ, जिससे वेजोडाइलेशन हो, राइट। अब देखो, अब हमारे पास हम देखो जो सीजीएमपी है इसकी डिग्रेडेशन जो होती है वो मतलब इसकी डिग्रेडेशन जो है वो एक एंजाइम करवाता है जिसका नाम होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेस, ठीक है। अब अगर हम फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स दे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सीजीएम डिग्रेड नहीं होगा, तो सीजीएमपी की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएंगे और सिवियर वेजोडाइलेशन होगा। तो हमारे पास कुछ फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं जिनका नाम है सिल्डेनाफिल, ठीक है, सिल्डेनाफिल और साथ में टडालाफिल, ठीक है। इनको हम मेल्स में देते हैं, किसके लिए, इम्पोर्टेंस के लिए, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिन मेल्स में होता है तो हम सिल्डेनाफिल या टडालाफिल देते हैं। ये क्या करते हैं कि जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस है उसको क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं, ये उसके इनहिबिटर्स हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये इसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, जिसके कारण वेजोडाइलेशन होता है, सीजीएम का लेवल बढ़ता है। अगर हम इसको नाइट्रेट के साथ कंबाइन करेंगे तो सीवियर वेजोडाइलेशन हो जाएगा, तो जिसके कारण जो है वो डेथ भी हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है, सडन डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम जब भी नाइट्रेट्स को इनके साथ देते हैं, सिल्डेनाफिल या टडालाफिल के साथ, ठीक है, तो हम एक गैप मेंटेन करते हैं। अगर तो हम नाइट्रेट्स और सिल्डेनाफिल देना दोनों साथ में, तो हम गैप रखेंगे एक दिन का, यानी कि 24 आवर्स का। लेकिन अगर हम नाइट्रेट और टडालाफिल दे रहे हैं तो हम गैप रखेंगे 3 डेज का, यानी कि 72 आवर्स का गैप रखेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोप्रोसाइड के बारे में, जो कंबाइंड वेजोडाइलेटर था, आर्टरी को भी करता था और वेन्स को भी डायलेट करता था। ये हम पढ़ेंगे कि ओनली आईवी ड्रग्स है, ठीक है। तो इनको कभी भी हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए, मतलब इनको हम हमेशा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में दे सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट एक्टिंग भी है, ठीक है। इनका एक्शन जो है वो 30 सेकेंड्स के अंदर हमें मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ना, जो ये हमारे पास नाइट्रोप्रोसाइड है ये हमें एक चीज़ करता है, देखो नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो हमारे लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाते हैं, वो मेटाबोलाइज होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, लीवर में ये साइनाइड में कन्वर्ट होता है। अब साइनाइड अगर हम नाइट्रोप्रोसाइड देंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, साइनाइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। साइनाइड टॉक्सिसिटी में क्या होता है, हमारे देखो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें क्या होता है, साइटोक्रोम सी होता है, ठीक है, साइटोक्रोम सी। अब जो ये साइटोक्रोम सी है ये क्या करता है, ये O2 को यूटिलाइज करके क्या करता है, एटीपी बनाता है। लेकिन जो हमारे पास साइनाइड है ये क्या करता है, ये ना सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है और इस साइटोक्रोम सी को ये साइनाइड क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा। जैसे ही साइटोक्रोम सी इनहिबिट हो गया तो जो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा था साइटोक्रोम सी एटीपी बनाने में, अब वो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमें हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एक मेन हम बोल सकते हैं एडवर्स इफेक्ट है, किसका, नाइट्रोप्रोसाइड का, ठीक, साइड इफेक्ट है। अब देखो, अब जो ये इसके कारण हमें क्या देना है, इस टॉक्सिसिटी साइनाइड टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको क्या दे सकते हैं, विटामिन डी B12 दे सकते हैं, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं ट्रीटमेंट में, मतलब हम दे सकते हैं IV हाइड्रोक्सो कोबालामीन दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये विटामिन B12 होता है।
अब ये क्या करेगा, ये जो साइनाइड को चिलेट कर देगा, क्योंकि जो विटामिन बी 12 या हाइड्रोक्सीकोबालामाइन है, इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट क्या करता है, चिलेट कर देता है किसको, साइनाइड को, क्योंकि ये क्या बनता है, साइनो कोबालामाइन बना लेता है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, हम इसको IV देते हैं, ठीक है। तो ये साइनाइड पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, किसके लिए, साइनाइड पॉइजनिंग के लिए। ओके, देन हमारे पास क्या है, हम इसमें और भी दे सकते हैं, जैसे सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि जो ये है ना हमारे पास साइनाइड, इसकी जो है एक्सक्रीशन करवाएगा यूरिन में, सोडियम थायोसल्फेट। और हम साथ में इसमें नाइट्राइट्स दे सकते हैं। जो नाइट्राइट्स है वो क्या करते हैं, नाइट्राइट्स हमारे डायरेक्ट एनो डोनर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसको मैथ हीमोग्लोबिन में चेंज कर देते हैं, और जाके जो मैथ हीमोग्लोबिन है वो चिलेट कर देता है साइनाइड को, किसमें, साइन मैथ हीमोग्लोबिन में। तो हम ये सब दे सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, नाइट्राइट और IV हाइड्रोक्सोकोबालामाइन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।